हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड्स टेलर की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सनराइज़र्स हैदराबाद के इस आईपीएल सीज़न का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों ने उनके लिए इस सीज़न काम किया, जबकि किन किन चीज़ों ने उनका साथ नहीं दिया और अगले सीज़न उन्हें उन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सनराइज़र्स हैदराबाद ने 14 मैचों में सिर्फ 6 मैच ही जीते और 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर उन्होंने सीज़न फिनिश किया। जबकि एक बार को तो सनराइज़र्स की टीम 7 मैचों में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे थी और ऐसा लग रहा था कि इनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग कंफर्म है। लेकिन उसके बाद उन्हें अगले 7 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच में जीत मिल पाई और अपने इस भद्दे डाउनफॉल की वजह से वो प्लेऑफ बल्कि बॉटम से थोड़ा सा ही ऊपर रह गए। तो चलिए पहले खराब प्रदर्शन की वजह देख लेते हैं कि सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए इस सीज़न क्या क्या खिलाफ गया। कहते हैं टीम की जीत हो या हार हो, कप्तान का नाम सबसे आगे आता है और सनराइज़र्स हैदराबाद के इस फेलियर में भी मैं उनका कप्तान केन विलियमसन का नाम सबसे पहले लेना चाहूंगा, जो बल्लेबाजी में तो विफल रहे बल्कि कप्तानी में भी उन्होंने कुछ विवादास्पद फैसले किए। बल्लेबाजी के मामले में केन विलियमसन के लिए बड़ा ही खराब सीजन रहा। भले ही वो ओपनिंग करने आते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक T20 लीग में खेल रहे हैं। उनकी पूरे सीजन में स्ट्राइक रेट सिर्फ 93 की रही, जो अमूमन खिलाड़ियों की वनडे में हुआ करती है। स्ट्राइक रेट के अलावा वो रन बनाने में भी कामयाब नहीं हो पाए और अपने 13 मैचों में सिर्फ 216 रन बनाए, जो 20 के लगभग की एवरेज के साथ आए थे। केन विलियमसन के इस खराब प्रदर्शन का प्रभाव उनके पार्टनर अभिषेक शर्मा पर दबाव के रूप में पड़ा। इसके साथ उनकी टीम भी थोड़े ज़्यादा दबाव में आ गई। बल्लेबाजी के अलावा केन विलियमसन ने कप्तानी में भी कुछ अटपटे फैसले लिए, जैसे एक मैच में उन्होंने आंद्रे रसेल के सामने आखिरी ओवर में एक स्पिनर जय सूचित को भेज दिया था। फिर रसेल ने उनके साथ सिर्फ छक्कों में ही डील किया। इसके अलावा एक फैसला मुझे और थोड़ा सा याद आता है, जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले ही मैच में था, जब नटराजन शुरू के 3 ओवर में बहुत अच्छी लय में नहीं दिखे थे, तब भी उमरान मलिक का एक ओवर खाली छोड़कर नटराजन को ओवर दिया गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो टीम पर बड़ा इफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा टीम सिलेक्शन में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ रहीं। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड को लगभग 8-9 करोड़ में उन्होंने खरीदा था, उन्हें भी सिर्फ 3 ही मैच खिलाए गए। इसके अलावा अब्दुल समद को भी सिर्फ 2 ही मैच दिए, जिन्हें रिटेन किया था काफ़ी उम्मीदों के साथ। उन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था शेफर्ड और समद को भी शायद। तो अगले सीज़न में थोड़ी सी रोल की क्लियरिटी देनी होगी रोमारियो शेफर्ड और अब्दुल समद जैसे बल्लेबाजों को, क्योंकि ये पहली गेंद से तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज हैं। चलिए कप्तानी और टीम सिलेक्शन तो हो गई, अब खिलाड़ियों पर चलते हैं, जिनमें एक नाम जिस पर सवाल उठना लाजिमी है वो है वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग के मामले में टीम की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। मिडिल ओवर्स में जब वो बॉलिंग करने आए तो 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट लिए और उसमें उनकी इकोनॉमी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रही। 8.5 की इकोनॉमी से रन दिए, जबकि मिडिल ओवर्स में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इकोनॉमी में बल्लेबाजों को बांधे रखें और उसके साथ विकेट्स भी निकालें। तो यहाँ पर सनराइज़र्स से थोड़ी सी चूक हो गई और वाशिंगटन सुंदर के साथ शायद उन्हें एक लेग स्पिनर भी लेना चाहिए था। इनके अलावा चोटों ने भी टीम को परेशान किया। वाशिंगटन सुंदर ने चोट की वजह से 14 में से सिर्फ 9 ही मैच खेले। बीच बीच में वो 2 बार चोटिल हुए। इसके अलावा टी नटराजन भी चोटिल हो गए थे। 14 में से सिर्फ 11 मैच खेलने को मिले उन्हें, जिसकी वजह से उनके प्रदर्शन पर भी फ़र्क पड़ा और नटराजन जैसे डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर को 9.4 की इकोनॉमी से रन पड़े। नटराजन हालांकि विकेट निकालने में थोड़े सफल रहे और 11 मैचों में 18 विकेट लिए, लेकिन इकोनॉमी उनकी काफ़ी ज़्यादा रही, जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है उन्हें। तो चलिए नेगेटिव बातें तो हो गई, अब चलते हैं पॉजिटिव्स की तरफ कि सनराइज़र्स हैदराबाद इस सीज़न में अपने साथ क्या क्या पॉजिटिव्स लेकर जा सकती है। टॉप ऑर्डर के लिए एक पॉजिटिव रहे हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर भी रहे हैं इस सीज़न। अच्छी बात यह है कि अभिषेक शर्मा अभी यंग हैं और सनराइज़र्स उनसे फ्यूचर में काफ़ी उम्मीदें कर सकती है अगर वो ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखते हैं तो। एक और युवा खिलाड़ी जिसने सनराइज़र्स की तरफ से सबको प्रभावित किया है वो है उमरान मलिक, जिन्होंने 14 मैचों में 22 विकेट लिए हैं और पर्पल कैप की रेस में 4थे स्थान पर अपना सीज़न फिनिश किया है। उमरान की इकोनॉमी हालांकि थोड़ी ऊपर रही, 9 से ऊपर की इकोनॉमी है उनकी 9.03 की, लेकिन उसमें भी सुधार हो सकता है क्योंकि उनके साथ डेल स्टेन जैसा लीजेंड है। उमरान मलिक ने इस सीज़न 14 मैच खेले और 14 के 14 मैचों में उन्होंने सबसे तेज़ डिलीवरी डाली। सीज़न की सबसे तेज़ गेंद 157 किलोमीटर प्रति घंटा की, वो भी उमरान मलिक के ही नाम है। इसके अलावा टीम की लंबे समय से कमज़ोरी रही मिडिल ऑर्डर इस बार उनकी मजबूती बनकर उभरा। मिडिल ऑर्डर में राहुल त्रिपाठी, ईडन मार्कराम और निकोलस पूरन तीनों ने 300 से ज़्यादा रन बनाए, जिसमें राहुल त्रिपाठी तो 400 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि राहुल त्रिपाठी की स्ट्राइक रेट भी बढ़िया रही। 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये सारे रन बनाए हैं। और शिखर धवन के बाद पहला कोई भारतीय बल्लेबाज ऐसा टीम को मिला है जिस पर टीम भरोसा कर सकती है थोड़ा। इनके अलावा ईडन मार्कराम भी सिर्फ 2-3 ही मैचों में फेल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरे सीज़न लगभग कंसिस्टेंट बढ़िया प्रदर्शन किया है और जब जब टीम को संकट
और जब जब टीम संकट में दिखाई दी है, ईडन मार्कराम ने ही उन्हें संकट से निकाला है। निकोलस पूरन भी कुछ संकट मोचन टाइप के ही हैं, लेकिन वो संकट से अपनी टीम को ज़्यादा नहीं निकाल पाए। सिर्फ 2-3 बड़े स्कोर हैं उनके पास, लेकिन फिर भी 300 से ऊपर रन बनाने में निकोलस पूरन भी सफल रहे। और जब बीच में टीम लगातार 5 मैच जीती थी, तो उन जीतों में सबसे बड़ा योगदान इन तीनों खिलाड़ियों का ही था, राहुल त्रिपाठी, ईडन मार्कराम और निकोलस पूरन। मिडिल ऑर्डर के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद का एवरेज 31 का है, जो गुजरात टाइटंस के 32 के एवरेज के बाद IPL की सभी टीमों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। तो सनराइजर्स के पास दूसरा बेस्ट मिडिल ऑर्डर है पूरे सीज़न का, ये वो सोचकर जा सकते हैं। इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार हमेशा की तरह इकोनॉमिकल रहे और 14 मैचों में भले ही 12 विकेट मिले हों उन्हें लेकिन सिर्फ 7.3 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए और डेथ ओवर्स में यॉर्कर पर यॉर्कर डालकर टीम के लिए काफ़ी रन बचाए। तो ये था सनराइजर्स हैदराबाद का ये सीज़न। अगले सीज़न से पहले ये कुछ खिलाड़ियों को रिलीज़ भी कर सकते हैं और छोटा सा ऑक्शन होना है जिसमें दूसरे खिलाड़ियों को लिया जा सकता है। रिलीज़ करने वाले खिलाड़ियों में मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर बहुत महंगे जो उन्होंने ख़रीदे थे, उन्हें निकालकर दूसरा खिलाड़ी लिया जा सकता है और वॉशिंगटन सुंदर को उससे कम प्राइस में वापस ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा रोमेरो शेपर्ड का भी रेट कुछ ज़्यादा था उनके प्रदर्शन के हिसाब से, तो 9 करोड़ से थोड़ा कम में उन्हें वापस लिया जा सकता है, जबकि दूसरा खिलाड़ी कोई अच्छा आ सकता है उनके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वाला और घंटी वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।